बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स ईच कॉन्स्टिट्यूटिंग 0.2% या फिर मोर ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक वेट। ये क्या है जी? बेसिकली किस पे कंसिस्ट होते हैं? 0.2% हो, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या है जी? मोर ऑफ ड्राई वेट, मोर ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक वेट। कौन सा वेट? ऑर्गेनिक वेट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ना हम लोग दो इसके ग्रुप्स हैं। बेसिकली कितने ग्रुप्स हैं इसके? 2 ग्रुप्स हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? 2 ग्रुप्स। एक जो ग्रुप है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 1% ईच ऑफ द ड्राई ऑर्गेनिक वेट। किससे मुश्मिल होता है? कॉन्स्टिट्यूट्स constitute more than 1% each of dry organic weight। किसमें कंसिस्ट करता है? मोर देन 1%, ठीक है। किसके? ड्राई ऑर्गेनिक मैटर के। एक जो है ना इसका ग्रुप ये इसको डिस्कस करता है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जबकि अगर हम लोग इसकी सेकंड ग्रुप की बात करें तो ऐसा ग्रुप है जो कि कंस्टिट्यूट करता है, मुश्तमिल होता है 0.21% ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक वेट। ऑर्गेनिक वेट ये है 1%, ठीक है। ये 0.2 से लेकर 1% ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक वेट। अब इसमें जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, उसमें आ जाता है जी हमारे पास सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं जी? ये सारी की सारी दूसरे ग्रुप जो कि 0.2 से 1% ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक वेट है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना ह्यूमन बॉडी में देखें तो उसमें जो हाइड्रोजन जो कंसिस्ट करते हैं ना वो 63% करता है। टोटल अगर हम लोग किसकी बात करें ह्यूमन बॉडी के हवाले से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द ह्यूमन बॉडी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ह्यूमन बॉडी। उसमें क्या कैटेगरीज आ जाती हैं? बेसिकली हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन की, तो उसमें जो है ना 63% जो है ना वो ह्यूमन बॉडी जो है ना वो कंसिस्ट करती है। हाइड्रोजन कितने परसेंट बॉडी कंसिस्ट करती है? 63% तक। किसकी बॉडी? ह्यूमन की बॉडी, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें, किसकी? ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें आ जाता है 25.5% तक। 25% जो है ना ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है। कार्बन की हम लोग बात करें तो इसमें 9.5%, नाइट्रोजन 0.1%। नाइट्रोजन की हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी किस पे कंसिस्ट करती है? 1.1%
4% पे, ठीक है। अब ये था बेसिकली क्या, जो कि ह्यूमंस के अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो पाए जाते हैं, वो इसके हवाले से मैंने इसकी परसेंटेज बताई, किसमें, ह्यूमन बॉडी के हवाले से। अब नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ रोल क्या क्या है जी इसका, रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या पढ़ने लगे हम लोग, रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले मैं बात करूं अगर फर्स्ट ग्रुप जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, ये वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज वेल नोन, जिसमें ऑक्सीजन है, उसने क्या करना है जी, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। ऑक्सीजन का क्या काम है जी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जबकि साथ साथ इस एज अ प्राइमरी एजेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटोप्लाज्म का, और दूसरा इसका कौन सा रोल है जी, ऑक्सीजन का। ये बेसिकली क्या है जी, ये बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बिल्डिंग प्राइमरी एजेंट कहना, दूसरे लफ्जों में क्या कहना जी, प्राइमरी एजेंट है, किसका एजेंट है, प्राइमरी एजेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का। पहला मैंने किरदार बताया कि प्रोटोप्लाज्म में बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करता है, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में एज अ प्राइमरी एजेंट है। नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं रोल, कि ये जो बेसिकली है ना कार्बन, नेक्स्ट वो बिल्डिंग ब्लॉक है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्या है जी, कार्बन का क्या फंक्शन है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोजन है ना वो एज एन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन का, किसकी बात करें अगर हम लोग हाइड्रोजन की, इसका क्या फंक्शन है जी, ये एक्सेप्टर है किसका, ऑक्सीजन का, एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखा जाए, किसकी बात करें हम लोग, नाइट्रोजन की, तो उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका है जी, प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन बनाने में जो है ना अहम किरदार अदा करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, और साथ साथ ना सिर्फ प्रोटीन्स का बल्कि किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन का भी, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का भी क्या है, अहम फंक्शन किरदार अदा करता है नाइट्रोजन। इसके साथ साथ जी कि कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, क्या है, कंपोनेंट है किसका, एंजाइम का, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स। अब फास्फोरस की बात करें ना तो वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, किसकी बात कर रही हूँ अगर फास्फोरस को देखा जाए, फास्फोरस, तो ये क्या है जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट इन फोटोसिंथेसिस। ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस का जुज है बल्कि ये प्रोटीन बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ जी न्यूक्लियोप्लाज्म का भी अहम जुज है। कौन अहम जुज है, फास्फोरस, न्यूक्लियो प्रोटीन्स।
अब इसकी ये किसकी मैंने बात की थी, इसके फर्स्ट ग्रुप की रोल की किरदार अदा की है। मैंने क्या देखा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ पे फास्फोरस। अब इस सब का जो रोल है ना वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो है ना मैं इसकी सेकंड ग्रुप माइक्रो न्यूट्रेंट का जो है ना वो किरदार लिखने लगी हूँ। किसका, सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप में क्या आ जाता है, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम की मैंने बात की थी। किसका, किसकी इंपोर्टेंस बताने लगी हूँ, सेकंड ग्रुप ऑफ macronutrients, importance of second group of macronutrients। सबसे पहले अगर मैं किसकी बात करूं, सल्फर की बात करूं, तो वो बेसिक कांस्टेंट है प्रोटीन का। सल्फर क्या है जी, बेसिक कांस्टेंट है प्रोटीन का, कांस्टेंट ऑफ प्रोटीन। क्लोरीन की बात की जाए, किसकी, क्लोरीन की, तो वो रिक्वायर्ड होता है बहुत ही कम तादाद में, किसको, पौधों को, बट इन ग्रेटेड क्वांटिटी में एनिमल्स को रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि उसका वजह ये होती है कि ये इसने एसिड बेस बैलेंस को जो है ना एनिमल्स में मेंटेन करना होता है। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग किसमें देखें, प्लांट की बात की जाए तो बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो इसकी क्वांटिटी लार्ज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, लार्ज चाहिए होती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी इसने एसिड बेस का बैलेंस करना होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और की फैक्टर है, बेसिकली एनिमल्स के अंदर क्लोरीन क्या है, की फैक्टर है, ताकि एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी पोटाशियम का किरदार, रोल ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम जो है ना वो शुगर की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। पोटाशियम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। इसका क्या किरदार पड़ने लगे हैं, पोटाशियम का। इसने क्या करना है जी, इसने शुगर की फॉर्मेशन में अहम किरदार करना है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ठीक है। जबकि अगर हम लोग किस में देखें, ये किस केस में मैंने बताया है, प्लांट के केस में। जबकि अगर हम लोग एनिमल के केस की बात करें तो जो पोटाशियम है प्लांट्स में भी जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। इसकी सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में। पोटाशियम के बाद आ जाता है सोडियम। सोडियम ने एसिड बेस बैलेंस को जानवरों में मेंटेन करना होता है। इसलिए क्या करना होता है, ऐड यानी कि हेल्प करनी होती है। किस में हेल्प करनी होती है, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस किसमें, एनिमल्स के केस में। क्लोरीन को देखा जाए, किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन को मैंने बताया कि बहुत ही कम तादाद में जो है ना पौधों को चाहिए होती है। कैल्शियम, कैल्शियम ये जो है मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का। कैल्शियम क्या है जी, मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का, ठीक है। और ये नीडेड होती है नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन के लिए। किसके लिए, नीडेड फॉर नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। ये जो है ना नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन के लिए जो कैल्शियम है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके साथ जो है ना रूट टिप डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करती है। रूट टिप डेवलपमेंट,
इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है ना वो एनिमल भी परफॉर्म करती है, जिसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ सेल वाल एंड नीड फॉर नॉन माइटोटिक डिवीजन है, रूट टिप की, ये सारे के सारे किसकी इंपॉर्टेंस थी? प्लांट्स के केस में, ठीक है। और अगर हम लोग एनिमल्स के केस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जी फंक्शन इसका मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। इसमें क्या करना है जी? मेंटेन करना है एसिड बेस बैलेंस को, और साथ साथ इसने कंट्रैक्शन करनी है मसल्स की। मसल्स की कंट्रैक्शन में भी अहम किरदार अदा करना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे कि आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क वगैरह है, तो इसमें उसने जो है ना प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। क्या करनी होती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। किसने? कैल्शियम ने। स्ट्रक्चरल सपोर्ट से मुराद ये कि बोन्स, एक्सोस्केलेटन और शेल्स वगैरह को क्या प्रोवाइड करनी होती है? सहारा देना होता है। ये किसकी केस की बात की है? एनिमल्स की केस की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम का रोल। मैग्नीशियम में देखा जाए तो बहुत ही अहम जो है ना इसका फंक्शन ये है कि इससे जो है ना क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है जी? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए ज़रूरी है जी? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न सिर्फ ये बल्कि एनर्जी को ट्रांसफर भी करने में भी अहम किरदार अदा करता है, एटीपी से एडीपी की तरफ, ठीक है। इसमें अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम का बहुत ही अहम फंक्शन है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करने में भी जो है ना अहम किरदार है इसका। कहाँ से कहाँ तक जी? एटीपी से एडीपी की तरफ, एडीपी की तरफ भी जो है ना किसका है फंक्शन है जी? मैग्नीशियम का। अब नेक्स्ट आयरन की बात करते हैं। किसकी? आयरन की। आयरन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें रिक्वायर्ड होता है जी? ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ये जी, ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। कौन? आयरन, ठीक है। और की एलिमेंट है होम्योग्लोबिन का। ये क्या है साथ साथ जी? की एलिमेंट है होम्योग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का ये क्या है? एक की एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट किसकी बात करें जी? कॉपर की। कॉपर को अगर देखा जाए तो वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। कॉपर इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस में जो है ना इन्फ्लुएंस, इनके फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ना उस पर भी असरात मुरतब करता है। कौन करता है जी? कॉपर। कॉपर कहाँ मौजूद होता है ये? क्लोरोप्लास्ट में। इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि इसने इन्फ्लुएंस करना है। क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना है, अपना रद्द-ए-अमल शो करना है। किस पर? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस